वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। पिछले कई दिनों से हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर पे डिस्कशन कर रखा है और वन बाय वन हम हर बीट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। होप आप लोगों का पोर्शन मेरे साथ साइमल्टेनियसली कंप्लीशन की तरफ चल रहा होगा। इस टॉपिक का लास्ट बीट है, इसके बाद जो एक हीडिंग है वो बहुत शॉर्ट हीडिंग है, हम एक 10 मिनट में उसे कंक्लूड करने वाले हैं माइक्रोबॉडीज को। लेकिन आज मैं 2 सेशन में जो टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। लास्ट कुछ लेक्चर्स से हमने सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। होप आप लोगों को वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आपने मुझे फ्रैंकली क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चंस पूछना है। मैं हर पॉइंट को इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम आज न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एज द नेम इंडिकेट, न्यूक्लियस इज नथिंग बट अ सेंट्रल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। हमारे सेल का ये सेंट्रल ऑर्गेनेल है, मतलब मिडल पोजीशन पे है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस न्यूक्लियस का। ठीक है, तो कोई भी सेल में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, यहां पर मैंने सेंटर में न्यूक्लियस को बनाया हूं। बेसिकली ये न्यूक्लियस की अगर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इस न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन यहां पर बनाया हूं। एक मेम्ब्रेन को मैंने आउटर मेम्ब्रेन बताया और सेकंड वन इज नथिंग बट अ इनर मेम्ब्रेन। सेकंड मेम्ब्रेन को मैंने इनर मेम्ब्रेन बताया हूं और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस है। इस स्पेस को हम कह सकते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह सकते हैं। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ पोर्स है, इस पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर कह सकते हैं। इस पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर कह सकते हैं। ये उसका मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो अभी हमने डिस्कस किया। न्यूक्लियस में बेसिकली 2 लेयर होती है न्यूक्लियस की, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है और दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसके सब कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपसे इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा और फंक्शंस के बाद फिर यहां पर सब ऑर्गेनेल्स जो है, सब कंपोनेंट्स है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। यहां पर देखिए न्यूक्लियस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि इस न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। मतलब ये कि इस न्यूक्लियस में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, इस न्यूक्लियस में डीएनए का कंटेंट होता है। जो न्यूक्लिक एसिड हम कहते हैं, उस पर्टिकुलर डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसी के हिसाब से इसको समझिए कि ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूकैरियोटिक सेल की वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होती है। कुछ डीएनए वहां पर सेकंड कंपार्टमेंट में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सर्कुलर डीएनए की अगर बात की जाए तो वो हमारे प्लास्टिड्स में भी हो सकते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिड जिसको मैं सर्कुलर डीएनए कह रहा था, ठीक है, उसे हम प्लास्टिड भी कहते हैं। उसके एप्लीकेशंस हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं रेस्पेक्टिव टॉपिक में। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस में पूरी के पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और जितना भी सेलुलर फंक्शन है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जितने भी फंक्शन है, इन फंक्शंस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है न्यूक्लियस में। मतलब न्यूक्लियर लेवल पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सेव होती है और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाद में कन्वर्ट होती है और फंक्शनल फॉर्म में आती है और जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है हम उसको यूजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और बाय द हेल्प ऑफ नेकेड आईज, तो उस पर्टिकुलर पैटर्न को हम फिनोटाइप कहते हैं। मतलब हमारे जीन्स जो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और जो हम आंखों से देख पाएंगे उसे हम फिनोटाइप कहेंगे। और उसकी जो इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में, जैसे कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के फंक्शंस दिखाई नहीं देते, वैसे ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही हमारे न्यूक्लियस में दिखाई नहीं देती, लेकिन उन मालूमात के बिना पर, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बिना पर जो आउटपुट मिल रहा है, जो दिख रहा है हमको,
फंक्शंस, उसको हम कह सकते हैं फिनोटाइप, और जीनोटाइप होती है इस न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और इसी सेशन का जो सेकंड पार्ट है वहां पर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियस में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, वो है क्रोमैटिन। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियस इज नथिंग बट अ क्रोमैटिन, एंड सेकंड कंपोनेंट इज नथिंग बट अ न्यूक्लियोलस। second component is nothing but a nucleolus। दो कंपार्टमेंट्स मैंने यहां पर बताया आप लोगों को। तो यहां पर देखिए, हम क्रोमैटिन की अगर बात करते हैं तो क्रोमैटिन में यहां पर बेसिकली क्रोमा मीन्स कलर। क्रोमैटिन में क्रोमा मीन्स क्या? कलर, कलर्ड पिगमेंट और कलर्ड पैटर्न हमें उसमें वहां पर दिखाई देता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को तो हमको ग्रीनिश कलर दिखाई देगा। हमको 12th में डिटेल में पढ़ना है, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर मैं तुमको बहुत ज्यादा डिटेल में ये बताऊंगा। क्रोमैटिन का जो क्रोमैटिन को हम क्रोमैटिन इसलिए बोलते हैं कि क्रोमा मीन्स कलर, और क्रोमैटिन को हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो उसे कहेंगे कलर बॉडी, कलर्ड बॉडी। जो कलर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा उसे हम क्रोमैटिन कहेंगे। क्रोमैटिन के कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए, क्रोमैटिन में होता क्या है एक्चुअली और क्रोमैटिन दिखते कैसे है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। क्रोमैटिन में होता है बच्चों डीएनए, जिसका स्ट्रक्चर आगे हमको डिटेल में डिस्कस करना है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। उसके साथ होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी हो सकता है। आरएनए भी कुछ अमाउंट में वहां पर दिखाई दे सकता है, लेकिन ये तीन मेजर कंपोनेंट है। उसके बाद सब कंपोनेंट एक्स्ट्रा में हो सकता है, उसमें आरएनए भी हो, लेकिन ये तीन मेजर कंपोनेंट है। और ये तीनों का जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। ये तीनों का जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। मान लो ये हमारा डीएनए का हेलिक्स है। डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे डीएनए का, और ये जो डीएनए है ये बाइंड होता है बच्चों प्रोटीन से। ये रेड कलर से मान लो मैंने प्रोटीन बनाया हूं, ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, और इस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर से बाइंड है हमारा डीएनए। इस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर से बाइंड है हमारा डीएनए, और डीएनए एक्चुअली निगेटिव चार्ज होता है, और ये जो प्रोटीन है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारे डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट चार्जेस की वजह से एक दूसरे से बाइंड होते हैं आसानी से। मतलब ये हुआ कि डीएनए विथ रेस्पेक्टिव हिस्टोन प्रोटीन विथ रेस्पेक्टिव नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ दैट क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के कंपोनेंट में ये तीन पॉइंट यहां पर है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ये पॉइंट। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए, ये कंपोनेंट्स होते हैं हमारे क्रोमैटिन में। जनरली सेल साइकिल में आगे हमको डिटेल में देखना है, लेकिन यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेल साइकिल में जनरली जो स्टेप होते हैं, दो स्टेप होते हैं सेल साइकिल में। बेसिकली दो स्टेप होते हैं सेल के पूरे लाइफ में। एक स्टेप होता है एम फेज, जिसमें सेल डिवाइड होता है, इसको डिवीजन की स्टेट कह सकते हैं। और दूसरा होता है इंटरफेज। इंटरफेज में सेल की अपनी लाइफ होती है, वहां पर तीन फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। आप देखेंगे आगे डिटेल में। तो मुझे यहां पर यह बताना है कि जो एम फेज होता है और इंटर डिवीजन का फेज होता है, इस पर्टिकुलर स्टेट में जो हमारा सेल होता है उसके अंदर जो क्रोमैटिन होता है वो एक्स शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं क्रोमोसोम। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कह सकते हैं।
और ये क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम पर हमें दिखाई देता है, जो कंडेंस होकर के एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाता है। कंडेंस होने का मतलब ये है कि उसमें डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकलते हैं क्रोमैटिन से, और वो एक जगह आकर के सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम कह सकते हैं क्रोमोसोम। इंटरफेस में ये क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं। क्रोमैटिन ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, हेलिकल फॉर्म है, मतलब यहां पर जिस तरह हमारे सेवैयां होते हैं ना, सेवैयां आप ईद के टाइम पर और बहुत सारे खुशी के मौके पर जो सेवैयां बनाते हैं, और अपने सिंपल ये नोडू वो बनाते हैं ना हम मैगी वगैरह, तो वहां पर कैसे स्पाइरल हेलिक्स होते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म में ये क्रोमैटिन होगा इंटरफेस के टाइम पर, मतलब हेलिकल फॉर्म में, गोताड़े के फॉर्म में, धागे का जैसा गोताड़ा हो जाता ना, तो बिल्कुल उसी फॉर्म में ये क्रोमैटिन हमें जनरली इंटरफेस के टाइम पर दिखाई देगा। और सेल डिवीजन के टाइम पर यह क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम एक्स शेप स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर हम इसी सेशन का, इसी लेक्चर का दूसरा पार्ट हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने क्या पॉइंट बताया, यहां पर मैंने पॉइंट बताया कि हमने न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के अंदर हमने कंपोनेंट देखे। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और उसके बाद हमने न्यूक्लियर कंटेंट का डिस्कशन किया, उसमें हमने क्रोमैटिन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। और एक पॉइंट इस सेशन का हमारा रहता है, वो है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का फंक्शन। और उसके बाद एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये एक सेल में कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपके लिए नोट्स का काम करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं इसे रफ करूंगा। चलो ठीक है, अभी हमने क्रोमैटिन के बारे में डिस्कस किया। प्यारे बच्चों, आपको होप ये सब पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आपको ये पॉइंट्स समझना ही है, आपको ये कंपोनेंट्स याद ही रखना है। अगर आप इतने आसानी से पढ़ोगे, इतने आसानी से सब देखेंगे पॉइंट्स, अगर मेरी बात हर बच्चे को समझ में आ रही है और इजीली समझ में आ रही है, तो मैं समझूंगा कि बच्चे सक्सेस होने ही वाले हैं। बस कंसिस्टेंसी से लेक्चर अटेंड करना है। आप ये देखना है कि आपको पॉइंट समझ रहे या नहीं समझ रहे, और इतने कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है, मैं इसे कॉम्प्लिकेट करके बता भी सकता हूं, लेकिन मेरा मेन टारगेट है कि हर बच्चे को मेरे पॉइंट समझ में आए। बच्चों को बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी किस चिड़िया का नाम है, बायोलॉजी की हर बात हर बच्चे को समझ में आए, यही मेरा मकसद है। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा न्यूक्लियोलस। ये कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस, जो कि जिसको कह सकते हैं हम ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, राउंडेड बॉडी है। यहां पर मैंने ब्लैक कलर से बताया हूं, ये राउंडेड बॉडी है। न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा सा डार्क राउंडेड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं तो। और ये न्यूक्लियोलस के जो कंटेंट होते हैं वो होते हैं राइबोसोम्स। मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियोलस है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। यहां पर न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है कि ये न्यूक्लियोलस प्रोडक्शन करेगा राइबोसोम्स का। मतलब राइबोसोम्स इज नथिंग बट आरएनए कंटेनिंग कंपोनेंट्स। मतलब ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने के लिए ये न्यूक्लियस से बाहर आएंगे, और न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद उनको डायरेक्टली जो स्ट्रक्चर लगेगा वो लगेगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ग्रैन्युलर राइबोसोम्स यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएंगे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स होने की वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ स्ट्रक्चर के बनेंगे। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस है वो बेसिकली रफ हमको नजर आएगा, इसीलिए हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्यों तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच है। मतलब ये जो न्यूक्लियोलस है
ये राइबोसोम्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये राइबोसोम्स एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये बाहर आएंगे। इस पर्टिकुलर डीएनए से mRNA भी बनते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये पूरा जो कंटेंट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये इस न्यूक्लियस में ही सेव होती है। ठीक है, अब यहाँ पर राइबोसोम्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया, क्रोमैटिन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अभी हमारा क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करना बाकी है। यहाँ पर जनरली एक सिंगल सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एक सिंगल सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस हमें दिखाई देते हैं। उस केस को हम प्लॉइडी की कंडीशन और पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन कहते हैं। उस केस को हम पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन कहते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सिंगल सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस हमें दिखाई देते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। प्लांट्स की, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहा हूं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का, जहां पर फीमेल गैमेट्स होते हैं, वहां पर हम 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। मतलब उसमें 7 सेल होते हैं और न्यूक्लियस 8 होते हैं। मतलब एक सिंगल सेल में हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। इसी तरीके से हमें मल्टीपल न्यूक्लियर के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल देखने में आ सकते हैं। उसको हम कहते हैं प्लॉइडी की कंडीशन, जिसको मल्टीपल न्यूक्लियस का पैटर्न हम कह सकते हैं। और भी रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। आपको कुछ होमवर्क भी करना है। आपको आज का होमवर्क ये है कि आप देखिए कि ऐसे कौन से सेल है जिसमें सिंगल सेल है और मल्टीपल न्यूक्लियस की कंडीशन है। ये डाटा आपने कलेक्ट करना है इंटरनेट से, ये डाटा आपने कलेक्ट करना है आपके गूगल पेडिया से और विकीपीडिया से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का जो सेशन था उसमें मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किया हूँ। न्यूक्लियस में मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में बताया हूं और न्यूक्लियोलस के बारे में बताया हूं। अभी एक और पार्ट बाकी है इसी सेशन का, न्यूक्लियस वाले टॉपिक का, वो है क्रोमोसोम, जो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसके बाद इसी टॉपिक का लास्ट बिट बचता है, वो बचता है माइक्रोबॉडीज। तो जब मैं क्रोमोसोम्स बताऊंगा वहीं पर माइक्रोबॉडीज भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर हमारा एक पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाता है, जिसको मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से पढ़ा रहा हूं। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा बेसिक टॉपिक था आगे के लेक्चर समझने के लिए। अब हम आगे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सेल डिवीजन और बायोमॉलिक्यूल, ये टॉपिक मैं ऑफलाइन लेक्चर में डिस्कस करूंगा। जब हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स होंगे वहां पर मैं सेल डिवीजन डिस्कस करूंगा। हर यूनिट का एक एक टॉपिक हम देख रहे हैं। ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत जरूरी था। द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक डिस्कस करना जरूरी था एक बेसिक बायोलॉजी का आइडिया आने के लिए। अब आगे के बायोलॉजी के कंसेप्ट समझने के लिए आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये टॉपिक समझना जरूरी था। ठीक है, होप आप लोगों को समझ रहे होंगे टॉपिक्स। अगर कुछ नहीं समझता है तो कमेंट्स करिए और क्वेश्चंस करिए। थैंक यू।